संविधान आज का जो टॉपिक है संसदीय प्रणाली, हमारे भारत में किस तरीके से संसदीय प्रणाली अपना कार्य कर रही है और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है वह किसी दूसरे देश की संसदीय प्रणाली से कैसे अंतर है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में सरकार चलाने का जो सिस्टम अपनाया गया है वो संसद है। हमारे देश में कोई राजशाही नहीं चलती है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने से पहले हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में राजशाही चलती है, लेकिन आज़ाद होने से पहले हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमारा जो पूरा भारत है वह एक था। हमारे भारत में आप बोल सकते हो भारत के बाउंड्री के अंदर ही अलग अलग देश विद्यमान थे, जिसका अलग अलग एक रूलिंग क्षेत्र हुआ करता था और उसी रूलिंग क्षेत्र का एक अलग अलग राजा हुआ करता था। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उससे पहले ही हमारी संविधान सभा बन गई थी और संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार कर दिया और एक ऐसा नियम और कानून तैयार कर दिया, ऐसा नियम, ऐसा संविधान आज हम बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे पूरे भारत में हमारे यहाँ पर सरकार तो बहुत सारी चलती हैं, राष्ट्रपति भी है, सरकार भी है, राज्य की सरकार भी है, लेकिन पूरे भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है? संविधान। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। यह प्रश्न बन गया आपका कि भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो यहां पर ऑप्शन दिया जाता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान या इनमें से कोई नहीं, या यहां का राजा। तो यहां पर हमारे भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान। वहीं हम ब्रिटेन की तुलना करें तो ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च संविधान नहीं है, ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च है वहां का राजा और राजशाही सिस्टम वहां चलता है। अगर हम अपने वैसे तुलना करेंगे आगे चल के कि कहां पर कैसा क्या सिस्टम चलता है। अगर हम बात करें अपने राष्ट्रपति की, तो हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो किसी वंशज से नहीं बनता है कि भैया प्रतिहार रहे होंगे, पाल रहे होंगे, राष्ट्रकूट रहे होंगे, या मगध साम्राज्य का कोई सम्राट अशोक का वंश चल रहा होगा तो वो अभी हमारे देश में प्रेसिडेंट बनेगा। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं, वो भी बाकायदा चुना जाता है। हाँ, भले ही प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन चुना जाता है। वहीं पर हम ब्रिटेन की तुलना करें, ध्यान दीजिएगा, वहीं पर हम ब्रिटेन की तुलना करें तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति है वो कभी भी नहीं चुना जाता, वह एक राजशाही परिवार से हमेशा बनता है। जैसे अभी अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो वहाँ का ब्रिटेन का जो प्रेसिडेंट था वो विलियम फिलिप्स थे। इनकी अभी कुछ साल पहले 99 साल में मृत्यु हो गई, 99 ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर सिस्टम क्या है कि देश में प्रधानमंत्री तो होगा, लेकिन देश का जो राष्ट्रपति होगा वह एक राजशाही यानी शाही वंश से होगा, राजा होगा। उसी के परिवार से ब्रिटेन में आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट बनेगा, यानी वहां पर प्रेसिडेंट का पद कैसा हुआ? वंशानुगत हुआ। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भारत में बाकायदा हमारे देश का प्रथम नागरिक और हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक यानी राष्ट्रपति, वो भी बाकायदा चुन कर आता है। हालांकि उसका जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। एक अभी हाल ही में हमारी एक छात्रा ने एक प्रश्न पूछा था, पूर्व छात्र है वो, उसने पूछा था, हो सकता है उसकी किसी से बहस हो गई हो कि सीडीएस और सेनापति। देखिए, सीडीएस और सेनापति, अभी कुछ साल पहले सीडीएस एक पद बनाया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं का चीफ, तीनों सेनाओं का प्रमुख भी बोल सकते हैं। आपको एक चीज बता दें, तीनों सेनाओं के प्रमुख और तीनों सेनाओं का कमांडर अलग है। हमारे तीनों सेनाओं, अब ये 3 सेना कौन कौन सी है? भारतीय सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना। ये 3 मुख्य सेनाएं होती हैं और तीनों सेनाओं का, ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर तीनों सेनाओं का कमांडर आ जाए या तीनों सेनाओं का सेनापति आ जाए, कमांडर और सेनापति एक ही व्यक्ति को चिन्हित करता है, वो है हमारे भारत का राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जब आएगी बात प्रमुख की या चीफ की या मुख्य व्यक्ति की, तो वो होगा सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जनरल बिपिन रावत। दूसरे कौन? नरवणे, ऐसे कुछ नाम है, मनोज मुकुंद नरवणे, जो भी नाम है इस तरीके से। हाँ, इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है और मेरी हिंदी तो वैसे ही जो है तुम लोगों से तो ज़्यादा अच्छी है। तो आपको बता दें वो हमारे दूसरे तत्काल बनाए गए सीडीएस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले सीडीएस थे उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नतीजा क्या हुआ कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ MM क्या नाम था इनका? मनोज मुकुंद नरवणे, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो इनको बनाया गया, ठीक है। सवाल ये है कि इसमें ये जो नरावणे जो भी है, ओके, मनोज मुकुंद बात कर लेते हैं, मनोज मुकुंद, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद की बात कर लेते हैं। और प्रेसिडेंट, इन दोनों में फर्क क्या है? वो भी सेना से ताल्लुकात रखते हैं, वो भी तीनों सेनाओं के हैं, और प्रेसिडेंट भी तीनों सेनाओं के हैं। प्रेसिडेंट की बात करें, तीनों सेनाओं का सेनापति और कमांडर कौन? राष्ट्रपति। और अगर बात करें तीनों सेनाओं का प्रमुख, तो वो कौन है फिर? मनोज मुकुंद, ठीक है। आया समझ में? अब हमारे भारत में आपको बता दें, हमारे भारत में संसदीय प्रणाली को चुना गया है। संसद का मतलब होता है, संसद वह जगह है या वह इंस्टीट्यूट या वह संस्था होती है जहां पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वहां पर रखा जाएगा। हमारे भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जितने भी संविधान समिति के बड़े बड़े बुजुर्ग विद्वान लोग, ज्ञानी लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने हमारे भारत की जनसंख्या को देखते हुए और हमारे देश के आगे के विकास को देखते हुए हमारे देश में संसदीय व्यवस्था रखना ज़्यादा चालू किया। आप ज़्यादा मतलब वोट पड़ा इसके लिए। आप देखिए हमारे देश का एक ऐसा इतिहास रहा है कि हमारे देश में उच्च वर्ग के शासक और बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। नतीजा हमारे देश में एक कास्ट सिस्टम बना। आगे चल के इसी कास्ट सिस्टम को बराबरी किया जाए या लोगों के प्रति ऊंच नीच की भावना ना किया जाए या लोगों को अपने अंदर, आप बोल सकते हो कि स्वतंत्र रूप से हमारा शासक होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासक होना चाहिए। इसीलिए ब्रिटेन का जैसा स्वरूप था वैसा ही संसदीय प्रणाली हमारे भारत में अपनाया गया। और यहां से एक प्रश्न बन गया कि हमारी जो संसदीय प्रणाली है ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हमारे भारत में संसद जैसा स्वरूप कब आया? 1858 के भारत शासन अधिनियम, याद कीजिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसमें हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है मंगल पांडे के नेतृत्व में। और बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट की उपाधि दी गई थी। जो मंगल पांडे की बटालियन के जो जवान थे उनके द्वारा बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट की उपाधि दी गई थी कि भारत का नेतृत्व कीजिए, हमारी ओर से लड़िए और लड़ने के बाद भारत को आज़ादी दिलाइए। हालांकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो आंदोलन था वो दबा दिया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह आंदोलन दबा दिया गया। कई जो ऐसे किरदार थे जैसे मंगल पांडे और भी बहुत सारे लोग थे, उनको फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, उनको भेज दिया गया रंगून। और ये रंगून कहाँ पे है? जैसे आज का म्यांमार बर्मा में था, उस समय भी वहाँ पर ब्रिटिश के लोग राज किया करते थे, ब्रिटिश सेना वहाँ पर राज किया करती थी। और वहाँ पर उनकी बुढ़ापे की वजह से और अत्यधिक उम्र की वजह से मौत हो गई। और मरते मरते जमीन में उन्होंने लिखा कि अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये कथन एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको एक चीज बता दें, क्योंकि उनके अंदर इतनी गिलानी हो गई कि ऐसा कृत्य मुझसे हो गया कि अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, इसलिए क्योंकि ये तो अंतिम शासक था। और शासक की शुरुआत कब हुई? मुगल वंश की शुरुआत कब हुई? 1526 बाबर ने इसकी शुरुआत की। और बाबर के वंशज 1857 तक चले आ रहे थे। सोचिए, जिसने लगभग 300 साल भारत में राज किया, उन्हीं के वंशजों ने भारत में राज किया। और उसका जो आखिरी वंशज था उसको भारत की जमीन ही नसीब नहीं हुई। अपने आप में जो एक बड़े गिलानी की बात है। तो इसी वजह से उसने लिखा कि अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ऐसा दौर चल गया, ऐसा समय आ गया। उस क्रांति के बाद भारत में गवर्नर जनरल से भी बड़ा पद बनाया गया, जिसको बोलते हैं भारत का वायसराय। और एक भारतीय परिषद का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा, उसी समय
भारत में नया पद बनाया गया, गवर्नर जनरल से भी बड़ा पद, जिसका नाम है भारत का वायसराय। और उसी समय भारत परिषद का भी निर्माण किया गया, और भारत परिषद भारत में उस समय छोटी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। इस संसद का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े सरकारी लोग आएंगे, देश के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे, नियम बनाएंगे, संविधान संशोधन करेंगे, ये चीज़ है। यही सिस्टम हमारे देश में चलता रहा, और ये सिस्टम तब तक चलता रहा जब तक हमारे देश को आज़ादी नहीं मिल गई। और हमारे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने ये देखा कि ये जो संसदीय सिस्टम होता है, संसदीय प्रणाली होती है किसी देश को चलाने के लिए, जो अभी ब्रिटेन में चल रही है, ये हमारे देश के लिए अच्छी हो सकती है। नागरिकों को सबसे बड़ी आज़ादी दे देना, नागरिकों को सबसे बड़ी आज़ादी दे देना कि भैया आप स्वतंत्र हो अपना शासक चुनने के लिए, गणतंत्र हो, लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ी बात थी संसदीय प्रणाली की। और सभी लोगों ने इसमें अपना मत जाहिर किया कि नहीं, हाँ, देश में ऐसा होना चाहिए, सभी व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने मन मुताबिक अपने सरकार को, अपने राजा को, अपने शासक को चुने। यही कारण था कि ज्यों कहते हूँ, जैसे जैसे हमारे भारत में, जैसे जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली थी, वैसे ही वैसे हमने अपने भारत में भी संसदीय प्रणाली दे दी। ठीक है, आए समझ में? हमारी संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर, वेस्ट का मतलब कहाँ? वेस्ट का मतलब कहाँ? पश्चिम में। यानी हमारे यहाँ पर जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, हमारे यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है, इसको वेस्टमिंस्टर से भी बोला जाता है। इसका मतलब पश्चिम से लाई गई प्रणाली। हमारे देश में पश्चिम से लाई गई प्रणाली, क्योंकि हमारे देश के पश्चिम में था यूरोप, और उसका ज्यों कहते हो संसदीय प्रणाली हम अपने यहाँ पर ले आए। इसीलिए हमारी संसद प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी बोला जाता है। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संसद को इनमें से क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर संसद प्रणाली या वेस्टमिंस्टर प्रणाली। आया समझ में? ध्यान दिया? ओके। इसके बाद हमने देखा कि हमारे संसद में दो तरह की सरकार होती है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी संसद प्रणाली है, संसद प्रणाली का हमारे दो रूप हैं, एक बड़े लेवल में और एक छोटे लेवल में। बड़े लेवल में है पूरे केंद्र में, और छोटे लेवल में है राज्य में। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान का आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 यह उस मंत्री परिषद की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, यह उस मंत्री परिषद की बात करता है जो अपनी सरकार चला रहे हैं किस लेवल में? केंद्र लेवल में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 163 और 164 ये उस मंत्री परिषद की बात करता है जो अपनी सरकार चला रहे हैं राज्य लेवल में। ठीक है, आए समझ में? अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि संसद जैसी प्रणाली हमारे भारत में दो तरीके से चलाई जाती है, एक बड़ी संसद और एक छोटी संसद। ये मैं बोल रहा हूं, ऐसा संविधान में लिखा नहीं है, ऐसे संविधान में लिखा नहीं है कि भाई बड़ी संसद छोटी संसद है ना, बड़े पापा छोटे पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बताएं, देखिए, जो पूरे देश को संभाल रही है, जो पूरे देश को संभाल रही है संसद, जिसको हम संसद बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पूरे देश को संभाल रही है उसको बोलते हैं हम क्या? संसद। और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं हम इसको? पार्लियामेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट। और इसके अंग होते हैं, इसके अंग क्या होते हैं? जैसे क्या होता है? राष्ट्रपति, और क्या होते हैं? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, और क्या होता है इसका? राज्यसभा। ठीक है, और क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये नहीं आज मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा में इतनी सीटें होती, नहीं। आज मैं आपको इनकी कार्यकारी परिषद, विधायी परिषद, मंत्री परिषद, ये सब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारे देश में देखिए, जो केंद्र लेवल में होता है वो क्या होती है? संसद। और संसद के 3 अंग होते हैं, क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तो बड़े लेवल की संसद हो गई। ठीक है, मैंने क्या बताया? छोटी लेवल की भी संसद होती है। दो तरह की सरकार हमारे देश में पाई जाती है, एक पूरे केंद्र लेवल की और एक क्षेत्रीय सरकार। क्षेत्रीय मतलब उस राज्य की सरकार। अच्छा, तो पूरे देश भर में संसद होता है और उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य का भी तो होता है, जिसको बोलते हैं राज्य का विधानमंडल। क्या बोलते हैं?
राज्य का विधानमंडल। अभी हमारा फरवरी और मार्च में जो चुनाव चल रहे थे और हमने एक मुख्यमंत्री का निर्माण कराया और अपने 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 प्रतिनिधि को वोट दिया, यह किसके चुनाव थे? विधानमंडल के। 2019 में मोदी जी दोबारा जीत के आए, वह कौन से चुनाव थे? संसद के, यानी लोकसभा के। ठीक है, तो देखिए राज्य की भी सरकार होती है, राज्य में भी संसद जैसा स्वरूप होता है। इसमें क्या अंग होते हैं? इसका होता है अंग राज्यपाल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। और तीसरा अंग क्या होता है? विधान परिषद। विधान परिषद। ध्यान देना, जितना भी इस बोर्ड में लिख जाएगा सब के सब प्रश्न आपके संविधान में बनेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बड़ा तरीके से इसको लिखिएगा। राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। इस विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। आए समझ में? आप लोगों को थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि संसद में और राज्य विधानसभा में एक जैसा स्वरूप होता है। जैसे अब संसद की बात करें, लोकसभा, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निचला सदन। क्या बोलते हैं? निचला सदन। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। अब देखो ये कई बार एग्जाम में आता है, ये काफ़ी बार पूछ लिया करता है कि लोकसभा में को हम निचला सदन क्यों बोल रहे हैं? लोकसभा को हम निचला सदन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो विघटित हो जाता है, हर 5 साल बाद विघटित होता है, यानी इसका जो कार्यकाल है वो स्थायी नहीं है। 5 साल बाद इसका कार्यकाल बंद हो जाएगा और दूसरे नए चुनाव होंगे। हम उच्च सदन राज्यसभा को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कभी भी विघटित नहीं होता है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से राज्य का विधानमंडल होता है। राज्य के विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसमें जो विधानसभा होता है ये होता है निचला सदन। क्या होता है? निचला सदन होता है। ठीक है, और ये जो विधान परिषद होता है ये हमारा क्या होता है? उच्च सदन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि विधानसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, जबकि विधान परिषद नहीं भंग होता है। आए समझ में? यहां तक आपने देखा? यहां तक आपको कोई दिक्कत? ओके, भारत में अगर बात करें, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो आप फोटो भी खींच सकते हैं ताकि बात के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है ना कि एक चीज़ हम लिखवाएं। ये चीज़ है, भारत में क्या होता है? भारत में दो तरह का शासन है। भारत में अगर हम विधानमंडल की बात ना करें, सिर्फ संसद की बात करें, तो हमारे भारत में 2 तरह का शासन है। एक शासन है नाम मात्र। एक शासन क्या है? नाम मात्र। और दूसरा शासन क्या है? वास्तविक शासन। ठीक है, वास्तविक शासन। आपको बता दें, नाम मात्र का शासन और वास्तविक शासन। नाम मात्र का शासन करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और वास्तविक शासन करता है पीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट। कौन? पीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो भारत में संसद में जो प्रणाली चलती है, 2 तरह का शासन होता है। 2 तरह का शासन क्या? एक होता है नाम मात्र का शासन, और नाम मात्र का शासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर आपको बात करें वास्तविक शासन, वास्तविक शासन करता है पीएम अपनी कैबिनेट की मदद से। इसीलिए हमारे भारत को ये संसदीय प्रणाली कैबिनेट वाली सरकार भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट वाली सरकार। कैबिनेट वाली सरकार। अब कैबिनेट वाली सरकार क्यों बोलते हैं बताऊं आपको? इसको कैबिनेट वाली सरकार क्यों बोलते हैं? कैबिनेट, सबसे पहले हमें कैबिनेट समझना है, लेकिन उससे भी पहले हमें संसद के कुछ पहलुओं को समझना है। देखिए, संसद के 2 अंग होते हैं, मुख्य तौर से तो 2 अंग होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 3, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक ऐसा सदन होता है जिसको लोकप्रिय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकप्रिय। लोक मतलब जनता और प्रिय मतलब जनता का प्रिय होना। ठीक है, अब आप देखिए, जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा के हर 5 साल बाद, तो उसमें जो भी व्यक्ति, सांसद जिसको बोलते हैं, सांसदीय क्षेत्र भी होता है उसका, लोकसभा क्षेत्र होता है, तो लोग ही तो उसको चुनकर संसद की लोकसभा में बैठा रहे हैं। और संसद में अगर वो बैठ रहा है लोकसभा में, तो क्या कहलाएगा? लोकप्रिय। क्या कहलाया? लोकप्रिय। अब जैसे मान लीजिए कि बीजेपी सरकार है, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा, जो भी संसद के लोकसभा में अपना सत्ताधारी दल होता है, असत्ताधारी दल तो वही बन सकता है जिसके बहुत सारे सांसद हैं, जिसके चुनाव में ज्यादातर सांसद होंगे, वही वहां पर सरकार बनाएगा। मान लीजिए कि बहुत सारे दल हैं,
और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो वो गठबंधन की सरकार बनाएगा। और सरकार बनाने के बाद यह सांसद पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं और बाकायदा राष्ट्रपति इन्हें संसद के सदस्य होने की शपथ दिलाते हैं। और जब इनकी सरकार, ऐसे दल की सरकार जिसने पूरे देश में बहुमत हासिल किया है, जब सरकार बन जाती है तो उन्हीं व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है पीएम। क्या बनाया जाता है? पीएम। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है क्या? पीएम। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? प्रधानमंत्री। जितने भी लोग जीतकर आते हैं संसद के लोकसभा चुनाव में, उनमें से किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है पीएम। और पीएम के नीचे बाकी मंत्रीगण होते हैं। पीएम के नीचे कौन है? बाकी मंत्रीगण होते हैं, अलग अलग मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय और नेशनल ह्यूमन राइट मंत्रालय, SC ST मंत्रालय, एजुकेशन मंत्रालय, ठीक है, हथकरघा उद्योग मंत्रालय, तमाम मंत्री होते हैं। और तमाम मंत्री को अलग अलग मंत्रालय दिए जाता है ताकि वह अपने अपने मंत्रालय में क्या करे? कार्य करें। ठीक है, लेकिन इन सभी मंत्रियों में से कुछ मंत्रियों को चुना जाता है। इन सभी मंत्रियों में से कुछ विशेष मंत्रियों को चुना जाता है और ये विशेष मंत्री देश के बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए किए जाते हैं और इसी को बोला जाता है क्या? कैबिनेट। क्या बोला जाता है? कैबिनेट। और ये जो कैबिनेट होता है यह देश चलाने के लिए, कानून निर्माण करने के लिए सलाह देता है। क्या देता है? सलाह। ये सलाह किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, आया समझ में? यानी कैबिनेट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, कैबिनेट एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। और हमने यहां पर बात किया था कि नाम मात्र का शासन होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक डिसीजन कौन ले रहा है? कैबिनेट। और कैबिनेट कहां पर है? लोकसभा में। और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो बाकायदा चुनकर आए हैं। अभी भी नाम मात्र हमें क्लियर नहीं हुआ कि ये नाम मात्र क्यों है, तो बताता हूं ये नाम मात्र क्यों है। मान लीजिए कि कैबिनेट कोई भी नियम में बदलाव करके अपनी सलाह राष्ट्रपति को देती है और मान लीजिए राष्ट्रपति ने उनको पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि दोबारा इसमें विचार कीजिए, और दोबारा अगर यही मंत्रिपरिषद या कैबिनेट दोबारा अगर राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए। भाई सीधी सी बात है कि हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। पहले कंडीशन में राष्ट्रपति ने बोल दिया कि नहीं जाइए दोबारा जो है पुनर्विचार कीजिए, और जब दूसरी बार आया पुनर्विचार के लिए तब राष्ट्रपति बाध्य हो गया। ऐसा संसद में, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। तो पावर वास्तविक किसके हाथ में हुई? आप बोल सकते हो कि भारत में वास्तविक जो रूल करता है, वास्तविक जो शासन करता है वो पीएम होता है अपने कैबिनेट के माध्यम से। यानी इसीलिए संसद को बोला गया है कैबिनेट सरकार। क्या बोला गया है? कैबिनेट सरकार। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री, हमारे देश में जो भी कोई मंत्री बनता है वो बाकायदा संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा या राज्यसभा। कोई व्यक्ति जो मंत्री बनता है, अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य बनता है, कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बनता है, उसके लिए यह कंडीशन जरूरी है कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बताइए, कितने लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, कितने लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है? अरे आप रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, ऐसा क्या हमारे देश में हो सकता है कि कोई संसद का सदस्य है ही नहीं और मंत्री बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपको बता दें, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, पहली बार इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो उस समय कोई चुनाव नहीं हुए थे और डायरेक्टली बिना चुनाव के उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि भारत का कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य के
संसद के सदस्य बने बिना मंत्री बन सकता है, लेकिन जब वह मंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अपने चुनाव करवाने पड़ेंगे। 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्रालय को संभाल सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो अगले 6 महीने, जब से वो बना है, अगले 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। और अगर संसद की सदस्यता वो नहीं लेता है तो उसका मंत्री करियर रद्द हो जाएगा, उसका जो मंत्री पद क्या है, रद्द हो जाएगा। आया समझ में? यानी हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, चाहे वो विधानमंडल की बात हो, चाहे वो संसद की बात हो, लेकिन मंत्री बनने के बाद उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। और संसद की सदस्यता कैसी होती है? जो भी उसका लोकसभा क्षेत्र होगा वहां पर बाकायदा वोटिंग करवा के, चुनाव करवा के। आया समझ में? ये है हमारा ओके। अब आपने देखा होगा कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद, आपने सुना होगा। कार्यपालिका और विधायिका, ये 2 नाम आपने सुने होंगे। तो ये कार्यपालिका क्या होता है और विधायिका क्या होता है? विधायिका से होता है विधि और कार्यपालिका से होता है कार्य। कहने का मतलब ये वही लोग हैं, ये जो कैबिनेट है, ये जो मंत्रिपरिषद है, ये वही लोग हैं कि इन्हीं का काम है देश के लिए कानून निर्माण करना और इन्हीं का काम है देश के लिए कार्य करना। जब यह देश का डेवलपमेंट, विकास कर रहे होते हैं तो कार्यकारी परिषद कहलाते हैं, और जब देश में नियम बना रहे होते हैं तो विधायिका कहला रहे होते हैं। अब देखिए, हाल ही में सन 2019 में धारा 370 को हटाया गया। अब धारा 370 को किसने हटाया? जो उस समय सत्ताधारी दल था, उसने धारा 370 को हटाया। अब धारा 370 को हटाना मतलब संविधान संशोधन करना। संविधान में संशोधन किया तभी तो हटाया, तो ये विधायिका का कार्य हुआ। और यही पूरा का पूरा मैनेजमेंट हमारे देश में रेलवे नेटवर्क, हाईवे और ट्रेन, टैक्सी, एजुकेशन, मेडिकल, सबका विकास करवा रही है ना। यानी इसी को क्या बोलेंगे हम? विधायिका, और इसी को क्या बोलेंगे हम? कार्यपालिका। आया समझ में? जब भी कोई देश में नियम निकालना होता है या संविधान संशोधन करना होता है, उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और दोनों सदन से वह पास होने के बाद वह कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा के पारित कर देते हैं, और जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तो वह एक अधिनियम बन जाता है, गैजेट ऑफ इंडिया बन जाता है और देश में लागू हो जाता है। यहां तक पिक्चर क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ओके। हमारे देश में जो भी, क्या मैं इसको मिटा दूं? देखिए, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, जो भी इसमें लिखता जाए उसका जो है फोटो जरूर खींचिएगा, क्योंकि देखिए आपको फोटो देख के तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पर एक शब्द 2 शब्द बार बार आ रहा है, कैबिनेट और मंत्री परिषद। ठीक है, कैबिनेट और मंत्री परिषद। यहां पे बार बार एक शब्द आ रहा है, कैबिनेट और मंत्री परिषद। ठीक है, कैबिनेट का मतलब जितने भी सदस्य संसद के लोकसभा में जीत कर आए हैं उनसे चुनिंदा मंत्रियों को लेकर, ध्यान दीजिएगा, चुनिंदा मंत्रियों को लेकर एक सलाहकारी समिति बनाई गई जो सलाह देगी किसको? राष्ट्रपति को। और इन सब कैबिनेट का जितने भी मंत्री इसमें जुड़ेंगे, इन सब का केंद्र बिंदु यानी हेड कौन होगा? पीएम। मंत्री परिषद की भी बात की जाए, मंत्री परिषद जो देश में कार्यकारी पालिका या फिर कार्यपालिका या विधायिका के रूप में जानी जाती है, इसका भी कौन होगा केंद्र बिंदु? पीएम। आया समझ में? क्लियर है? और इन दोनों का काम क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। कैबिनेट में कुछ कम सदस्य होते हैं, अब मंत्रिपरिषद में ज्यादा होते हैं। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है, कैबिनेट का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख इन द सेंस कि अनुच्छेद के हिसाब से नहीं किया गया। यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कैबिनेट होगा जो उत्तरदायी होगा संसद के प्रति। किसके प्रति?
संसद के प्रति उत्तरदायी होगा और उसका हेड कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। मंत्रिपरिषद होगा, ये भी सलाह देगा, इसका हेड कौन होगा? पीएम। यानी आप बोल सकते हो कि जितने भी मंत्री होते हैं उनकी सिर्फ एक डोर होती है जिसका नाम क्या है? पीएम। मंत्रिपरिषद का भी ध्यान पूरा केंद्रित होता है किसमें? पीएम। यानी पूरा जो सरकार है वह सिर्फ एक व्यक्ति पे केंद्रित होती है, कौन? पीएम। आया समझ में? और अगर पीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया तो पूरी की पूरी सरकार निरस्त। ऐसा नहीं है कि पीएम ने अगर इस्तीफा दे दिया तो मंत्रीगण बने रहेंगे, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इस्तीफा दे दिया तो अमित शाह बना रहेगा, नहीं। अभी मैंने क्या बताया? पूरी कैबिनेट का केंद्र बिंदु क्या होता है? पीएम। मंत्रिपरिषद का पीएम। सरकार का सरकार जो चलाते हैं मंत्रीगण होते हैं, इनका सबसे ज्यादा हेड कौन होता है? अब ये वही वाली बात हो गई कि मान लीजिए कि एक सफ़ेद हाथी नीचे उतरा और सफ़ेद हाथी ने जो है मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ ऊपर और ऊपर इतना पैसा है, तो मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली और तुमने मुझे देख लिया कि सर कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, वो हाथी ने बोला है ऊपर पैसा इतना सारा, तो पैसा लेने जा रहा हूँ, तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे करके जो है चेन बनती गई और बार बार एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है, सर कितना पैसा मिलेगा? तो मैंने उसकी पूंछ छोड़ के बोला इतना पैसा मिलेगा। तो हम सब लोग जो है नीचे गिर गए, सब लोग भरभरा के नीचे गिर गए, है ना? तो यहीं पर पीएम भी ऐसा होता है कि पीएम ने अगर इस्तीफा दे दिया, अरे यार कोई बात नहीं, चूहा भी रहा हो तो क्या ही फर्क पड़ता है? तुम बैल बोल रही हो, बैल था क्या? तो हाँ, किसमें? पर मुंह से हम दिखा नहीं पाते ना, तो कितना पैसा है हम मुंह से नहीं दिखा पाते कि इतना पैसा मिलना है भाई, है ना? ये चीज है। और उस समय अकल आती है क्या? नहीं आती। तो सबको ही मेरा हाथ पकड़ के, मैं हाथी की पूंछ पकड़ के, सब मेरा हाथ पकड़ के एक लाइन से उड़ते चले जा रहे हैं। और बस कोई व्यक्ति है शिवजीत जैसा, उसने बोला सर बताओ तो सही कितना पैसा मिलेगा, कुछ इंडिकेशन तो दो, चले जा रहे हैं वहां पे। तो मैं मुंह से कितना बता दूं कि बहुत सारा पैसा मिलेगा? तो मैंने एक भौतिक रूप का इस्तेमाल किया कि इतना तो लगभग मिलेगा। लो, खेल खत्म, सब लोग भरभरा के नीचे आ गए। लालच बुरी बला। इसी वजह से देखिए, सभी चीज का केंद्र बिंदु कहां होता है? पीएम पे। अगर पीएम ने अपना इस्तीफा दे दिया तो पूरे की पूरी कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, पूरी की पूरी सरकार निरस्त और चुनाव दोबारा होंगे। पूरी की पूरी लोकसभा निरस्त हो गई। आया समझ में? इसीलिए इसको बोला जाता है कि कैबिनेट का या मंत्रिपरिषद केंद्र बिंदु कहाँ होता है? ठीक है, पीएम। यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि कैबिनेट या मंत्रियों या सरकार या लोकसभा में उत्तरदायी सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे दे तो चलने वाला है, कोई बात नहीं, दूसरा मंत्री बन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो पूरी की पूरी सरकार निरस्त। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? ओके। तो यहां पर अब हम करते हैं संसदीय सरकार की विशेषता। ठीक है, संसदीय सरकार की विशेषता। संसदीय सरकार की विशेषता। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि संसदीय सरकार की विशेषता क्या होती है, इसमें क्या मतलब करेंगे आप? बड़ी भी होगा क्या? अरे ठीक है यार, मैं बोल तो रहा हूं ना, बोलने में तो सही बोल रहा हूं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको ज़्यादा दिक्कत हो तो हिंदी का टेस्ट करवा लूँ, बोलो है, और दे दूँ कम से कम 300-400 क्वेश्चन, करते रहो कम से कम शाम तक। चलिए, संसदीय सरकार की विशेषता। तो अगर मैं आपसे बोलूं संसदीय सरकार की विशेषता क्या होती है, तो आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि क्या विशेषता होती है संसदीय सरकार की? बताएं। चुने जाएंगे और संसद के प्रति उत्तरदायी, बिल्कुल सही बात है। और बताओ यार, इतने दिन से संविधान पढ़ रहे हो, कुछ तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखिए, संसदीय सरकार की विशेषता है संसद। देखिए यहां पे जुड़ रहा है संसद शब्द। संसदीय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता कि यहां पर जो मंत्रीगण होते हैं या जो सरकार होती है या पूरा जो सरकार होती है वह लोगों द्वारा चुनकर आती है, कोई राजशाही नहीं होती। यानी यहां पर जो प्रभुत्व होता है वह जनता का होता है। किसका प्रभुत्व होता है? जनता का। जनता बाकायदा अपने मन पसंद
मनपसंद प्रतिनिधि को सरकार में भेजती है और वह सरकार चलाता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई राजशाही नहीं है, कोई एक परिवार या कोई एक व्यक्ति सरकार को नहीं चला रहा होता है, बल्कि मंत्रियों के माध्यम से और राष्ट्रपति के माध्यम से पूरा देश चल रहा होता है। आया समझ में? और आपको एक चीज बता दे, यहां पर संसदीय सरकार में जितनी जो सरकार बनती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी रहती है। अब वहां अगर हम अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति, वहां पर राष्ट्रपति प्रणाली है, वहां पे पीएम नहीं होता है, वहां पे राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए, कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, जबकि हमारे देश में जो सरकार है वह अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। और यहीं पर एक प्रश्न हो गया कि भारत की सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, ये उत्तरदायी का मतलब क्या होता है, जरा बताएं। जिम्मेदार कि इस कृत्य की, इस कार्य की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, आए समझ में? देखिए, संसदीय सरकार की हम बात करें तो इसमें दो तरह के मुखिया होते हैं। इसमें दो तरह के मुखिया होते हैं, एक होता है नामित, नाम मात्र, और दूसरा क्या होता है? वास्तविक। देखो फिर से वही नाम आ रहा है। मुख्य नाम मात्र का जो मुखिया नामित होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और वास्तविक कौन होता है? पीएम। ठीक है, आए समझ में? एक बहुत बड़ा मंत्री परिषद होता है जो पूरे देश को चला रहा होता है। और क्योंकि इसमें अलग सबसे बड़ी चीज संसदीय सरकार में कि देश बड़े अच्छे से चलता है, इसलिए क्योंकि जितने भी लोग मंत्रीगण हैं, जितने भी लोग आते हैं वह अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से चुनकर आते हैं। और अलग अलग क्षेत्र से चुनकर आने की वजह से कई सारे लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। नतीजा कोई एक मत नहीं हो पाता है, और एक मत ना हो पाने की वजह से, जैसे मान लीजिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति तानाशाही करने की कोशिश करे तो दूसरा व्यक्ति उसको रोकता है। प्लस यहां पर एक विपक्ष होता है। यहां पे क्या होता है? एक विपक्ष होता है, और विपक्ष का मतलब गलतियां बताना, विपक्ष का मतलब विरोध करना, कि आप गलत कर रहे हो, आपको बताने वाला भी कोई होना चाहिए। उत्तरदायी सरकार, सत्ताधारी सरकार अगर कुछ ऐसे कृत्य कर रही है जो भारत में नहीं करना चाहिए, उसको बताने के लिए कौन होता है? विपक्ष। संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या? विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं होगा तो देश वालों को उस सरकार की कमी कैसे पता लगेगी कि कमी क्या हो रही है? यानी कमियां बताने के लिए क्या होता है? विपक्ष होता है। ठीक है, और नामित मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक मुखिया कौन होता है? पीएम। आए समझ में? यहां पर आपको देखना है। दूसरा, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? बहुमत प्राप्त। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। देखिए यहां पर बोला गया है बहुमत। बहुमत का मतलब क्या है? बहुमत का मतलब होता है कि जब बहुत सारे दावेदार होते हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, पूरे देश में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, या इनडायरेक्टली बोलते हैं जिस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जीते हैं, उस पार्टी को मौका मिलेगा भारत में सरकार बनाने का। आए समझ में? इसीलिए इसमें बोला गया है बहुमत प्राप्त दल शासन करेगा। हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, और उनमें से जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो भी और जिसके भी सांसद ज्यादा जीतते हैं उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर भी देखो, जो राजशाही है वो मिट रही है ना, संसदीय प्रणाली से जो राजशाही वो क्या है? मिट रही है। अब जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही जो परिवार है वह पूरे नॉर्थ कोरिया में शासन करेगा, वहां पे राजशाही है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इस तरह में तानाशाही जैसे कृत्य, तानाशाही जैसे कार्य ज्यादा होते हैं। और आपने देखा होगा कि किम जोंग उन को तानाशाह बोला जाता है ना? किम जोंग उन को क्या बोला जाता है? तानाशाह। ठीक है, देखा जाए तो नाम मात्र का लोकतंत्र होता है, तानाशाह तो भारत जैसे देश में भी हो रहा है। ठीक है, आए समझ में? ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे दल होते हैं और बहुत सारे दल में बहुमत किसी को नहीं मिल पाता है। बहुत सारे दल हो गए
बहुमत नहीं मिल पाया। अभी आपने देखा होगा कि गांव में प्रधानी के चुनाव में ये होता है, अगर किसी व्यक्ति की वोट काटनी है तो प्रत्याशी खड़ा कर दीजिए, तो वोट आराम से उसकी कट जाएगी, है ना। कभी भी लोकसभा के चुनाव में जब बहुमत नहीं मिल पाता है तो वहां पर कई सारे दल संगठन करते हैं, कई सारे समर्थन देते हैं और गठबंधन की सरकार बनती है। और जब कई सारे दलों का गठबंधन हो जाता है, उसी गठबंधन से इधर जो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अपने में मत अभी जो है संसद मत बनाइए। अभी देखिए बहुत सारे दल में क्या होता है कि जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो कई सारे दल गठबंधन करते हैं और उसमें से किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, पीएम बना देते हैं और अलग अलग पार्टियों से मंत्रीगण बनते हैं। इसमें भी यही सिद्धांत है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो सभी के सभी गठबंधन वाली जो पार्टियां सब क्या हो जाएंगी, निरस्त, भंग हो जाएंगी और दोबारा चुनाव होंगे। तो दूसरी हमारी इसकी खूबी क्या है, संसदीय सरकार की विशेषता क्या है कि बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या गलत है क्या है? अच्छा, ठीक है, चलो। वेरी, निंदक सामने राखिए, है ना, आंगन कुटी छवाए। तो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन इशारा कर दे रहा हूं, निंदक सामने राखिए, आंगन कुटी छवाए और बिना साबुन सोडा के अपना जो है स्वभाव निर्मल कीजिए। साबुन सोडा बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, गाली दे दीजिए, हैं? चलिए, अच्छी बात है। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि जो भी सत्ताधारी दल जीत के आएगा उसमें से मंत्री भी बनाए जाएंगे, उसमें से कैबिनेट मंत्री भी बनाए जाएंगे, मंत्री परिषद में भी कई सारे लोग जो करेंगे। यानी ये सभी के सभी जितने भी मंत्री लोग हैं, जितने भी सांसद हैं जो सत्ताधारी दल का है, वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। उनका सभी लोगों का एक एक कृत्य संसद के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा, खाली पीएम का नहीं रहेगा, खाली प्रधानमंत्री का नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी लोग सलाहकार समिति होते हैं, ये सभी लोग आपस में सलाह करके कोई विकास, कोई नियम, किसी नियम को भंग करना, किसी नियम को बनाना। इसीलिए हमारे संसदीय प्रणाली में जितने भी मंत्रीगण होते हैं, परिषद होता है, सांसद होते हैं, ये सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अगर यहां पर प्रश्न आ जाए कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन होता है, पीएम होता है कि मंत्री होता है, तो आप क्या बोलोगे? सभी के सभी होते हैं। ना पीएम होता है, ना खाली एक मंत्री होता है, पूरा का पूरा जो दल है, पूरा का पूरा जो सत्ताधारी दल है वो उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। ठीक है, तो ये एक हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट, राजनीतिक एकरूपता। ठीक है, राजनीतिक और आपने देखा होगा कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, सत्ताधारी दल एक टीम की तरह काम करते हैं और एक टीम के जैसे जिसका नेतृत्व एक कैप्टन करता है, टीम कैप्टन जिसे बोलते हैं। तो वो पीएम टीम कैप्टन होता है और बाकी उसके खिलाड़ी होते हैं जो अपने दल और अपने सरकार और अपने जो है क्या बोलते हैं नियम और कानून को सामूहिक रूप से चलाते हैं। आए समझ में? एक रूपता देखने को मिलती है। एक रूपता का मतलब कि पार्टी जो भी चाहे, सत्ताधारी सरकार जो भी चाहे करना चाहे, उसमें सभी की सहमति होती है। आपने देखा होगा जब भी किसी पार्टी का प्रचार होता है तो उसमें सभी सांसद, विधायक और एमएलए, एमएलसी जो भी होते हैं, जिस पार्टी के होते हैं, सभी अपने पार्टी का नेतृत्व कर रहे होते हैं और सभी अपने पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं और सभी एक जैसा बोलते हैं। अगर कोई भी मंत्रालय से कोई स्कीम आ जाए या मंत्रालय से कोई भी आप बोल सकते हो कि विकास की नीति आ जाए, स्कीम आ जाए, तो उसमें सभी मंत्री बोलते हैं कि नहीं, हाँ ये सही है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या देखने को मिलती है? राजनीतिक एकरूपता, कि सभी दल एक जैसी बातें कर रहा है। अगर सभी व्यक्ति एक जैसी बातें नहीं करेंगे, सभी मंत्री एक जैसी बातें नहीं करेंगे, तो अविश्वास पत्र जारी हो सकता है और अविश्वास पत्र जारी होने की वजह से सरकार गिर सकती है ना, भंग हो सकती है। भाई जब दल में एकता ही नहीं है तो कैसे सरकार चलेगी?
है ना, एकता होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगला पॉइंट है दोहरी सदस्यता। ठीक है, अगला क्या है, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब हमारे देश में जो भी सरकार बनेगी, हमारे देश में जिसकी भी सरकार बनेगी, जो भी सरकार बनाएगा, सीधी सी बात है उसमें सांसद होंगे। और जो सांसद हैं, हमारे संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जो मंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री होगा वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही हो। आपको बता दें हमारे संविधान में ये जरूरी नहीं है कि जो मंत्री होगा वो किसी भी वो एक ही सदन का होगा, नहीं, मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मान लीजिए कि अभी जो सत्ताधारी दल है और किसी को मिनिस्टर बनाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। जबकि अमेरिका में बात की जाए, अमेरिका में जो भी वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस है, हाउस ऑफ कांग्रेस जो भी है, वहाँ पे उस एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। जबकि हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ पे दोहरी सदस्यता ली जा सकती है। आप संसद के भी सदस्य हो सकते हो, संसद के राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हो और लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हो। मान लीजिए कि लोकसभा में सत्ताधारी दल जो जीत के आया है, बहुमत वाला दल जो जीत के आया है लोकसभा में, लोकसभा के सदस्य भी क्या कहलाएंगे, सांसद, और राज्यसभा के भी सदस्य क्या कहलाएंगे, सांसद। मान लीजिए सत्ताधारी दल जो जीत के आया है उनमें से उसको कोई भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं दिख रहा है, उम्मीदवार नहीं दिख रहा है कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन मान लीजिए उन्हीं का कैंडिडेट अगर राज्यसभा में है, तो वह राज्यसभा से उठा के उस व्यक्ति को पीएम बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, बशर्ते बस वह संसद का सदस्य होना चाहिए, किसी भी सदन का। आए समझ में? अनिवार्य नहीं है कि अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तो लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है, दोहरी सदस्यता। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री का नेतृत्व। 5वां नंबर क्या है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। ठीक है, देखिए ये जो यहां पर बोला गया है दोहरी सदस्यता का एक मतलब यह भी होता है कि हमारे देश में चाहे वो विधानमंडल की बात हो और चाहे संसद की बात हो, हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति को उसका बिना संसद के सदस्य हुए या बिना विधानमंडल के सदस्य हुए उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। अगला पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जो भी कैबिनेट बनेगी या जो भी सरकार बनेगी, सरकार का एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होगा, एक पद नेतृत्व कर रहा होगा जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री। यानी जो भी टीम बनेगी उस पूरी टीम का हेड वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जो भी सत्ताधारी दल जीतता है, बहुमत वाला दल जीतता है, उनमें से जीतने वाले दल में किसी एक व्यक्ति को उठा के सीधे पीएम बना दिया जाता है। मान लीजिए अगर वो पीएम नहीं मिल पा रहा है तो किसी गैर सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा कब हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, जो कि हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री। आए समझ में? अगला पॉइंट, निचले सदन का विघटन। संसदीय सरकार की विशेषता का 6वां पॉइंट क्या है, निचले सदन का विघटन। आपको एक चीज बता दें, संसद के जो 2 सदन होते हैं और संसद के 2 सदनों को, 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा को निचला सदन लोअर हाउस बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन अपर हाउस बोला जाता है। अब यहां पर बात आई है कि निचले सदन का विघटन, और विघटन का मतलब होता है बंद हो जाना। विघटन का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना। और विघटन
बंद हो जाने के बाद दोबारा फिर से चुनाव होना। तो जो संसद में हमारा लोकसभा है, संसद में जो सदन लोकसभा है, उसके हर 5 साल बाद या हर 5 साल में चुनाव होते हैं। यानी इसका कार्यकाल स्थायी नहीं है, यह अस्थायी है। हर 5 साल बाद भंग हो जाती है और हर 5 साल बाद नए चुनाव होकर नई लोकसभा स्टार्ट होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 साल बाद ही चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री चाहे तो कैबिनेट की सलाह लेकर और राष्ट्रपति से सिफारिश करके लोकसभा को पहले ही भंग करवा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मान लीजिए उनको ऐसा लग रहा है, अभी वो कब चयनित हुए थे दोबारा 2019 में, अगले चुनाव कब होना है 2024 में, अभी क्या चल रहा है 2022। भाई इनका कार्यकाल कब तक है 2024 तक। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर ऐसा आभास हो रहा है कि 2024 में चुनाव जीते या नहीं जीते, या कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, और उनको यह लोकसभा भंग करवानी है, तो वह क्या करेंगे, PM मोदी क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि ये जो लोकसभा है जिसका सत्र 2019 से 24 है, इसको इस वर्ष भंग कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति उनकी सिफारिश सुनेंगे और लोकसभा का विघटन कर देंगे, और लोकसभा विघटन करने के बाद पूरी की पूरी सरकार निरस्त और पूरा लोकसभा निरस्त, और फिर से चुनाव होंगे। तो चुनाव कब हो रहे हैं 2022 में। यानी ये जरूरी, इस बात से हम क्या समझे कि ये जरूरी नहीं है कि 5 साल तक ही चुनाव होंगे, या 5 साल के बाद ही चुनाव होंगे, या 5 साल बाद ही संसद विघटित होगी। 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है, और विघटित किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सिफारिश पर, ये ध्यान दीजिएगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है इस चैप्टर का, कि लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश से, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि संसद का भी हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आया समझ में, यहां पर कोई दिक्कत। ओके, गोपनीयता, अगला पॉइंट क्या है, गोपनीयता। ठीक है, जब भी सत्ताधारी दल आता है, जब भी सत्ताधारी दल आता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी सत्ताधारी दल आता है, सत्ताधारी दल के सभी सांसदों को और जो मंत्री बनते हैं सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब ये गोपनीयता क्या है, गोपनीयता का मतलब देश हित में आप जो भी कार्य करोगे उसके बकायदा उसके बारे में गोपनीय रखोगे, किसी से चर्चा नहीं करोगे। किसी को पता था क्या कि धारा 370 हटने वाला है? यहां तक कि जम्मू कश्मीर के जो ऐसे मंत्री थे, ऐसी सरकार थी जो बार बार धारा 370 हटाने के लिए मना कर देती थी, और जिसकी वजह से धारा 370 अभी तक नहीं हट पा रहा था। पूरा नाम बताइए। हाँ, महबूबा मुफ्ती, ऐसे भी बोल दो तो चलेगा। महबूबा थोड़ा सा मतलब ऑड लगता है, भाई लोग आपके गलत मतलब निकाल सकते हैं, वो तो मेंटालिटी पे डिपेंड करता है ना। जैसे डार्लिंग एक शब्द होता है ना, डार्लिंग में भी मेंटालिटी थोड़ी खराब हो जाती है। वो हमारे भारत में लोगों द्वारा जो ऐसे कृत्य होते हैं उन्हीं के द्वारा है। नहीं तो शब्द तो बहुत अच्छा है ना, शब्द तो बहुत अच्छा है, वो तो मेंटालिटी द्वारा जो है खराब हो गया है। ठीक है, ओके, चलिए ये बात हुई। आगे चलो बात करते हैं। अभी क्या हम चर्चा कर रहे थे, गोपनीयता। गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। गोपनीयता का मतलब भारत के विकास में, हित में जो भी आप कार्य करोगे आप सभी मंत्री लोग अपने आपस में ही रखोगे, किसी से शेयर नहीं करोगे, यानी गोपनीयता बनाए रखोगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि आपके कार्य से नापसंद होकर दंगे फसाद हो जाए। अभी देखिए, रातों रात इतनी बड़ी प्लानिंग, 1-1.5 साल पहले से की प्लानिंग से धारा 370 हटाया गया। एक दिन का काम नहीं है ये पिछले 1.5 साल का काम है, पिछले 1.5-2 साल का काम है कि धारा 370 को कैसे हटाया जाए। अभी मैं आएगा समय तो मैं एक पूरी मैराथन लूंगा धारा 370 में फिर से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना बड़ा जो मुद्दा है जो अभी तक नहीं क्लियर हो पा रहा था, संविधान से छेड़छाड़ करके और संवैधानिक चल के, मैं असंवैधानिक भी नहीं बोलता हूं, असंवैधानिक भी नहीं, संवैधानिक तरीके से चल के धारा 370 को कैसे हटा दिया गया, इसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, और 35 से भी वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी और आपको बता दें, धारा 370 को एक झटके में हटा दिया गया।
और जो जम्मू कश्मीर में सरकार थी, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका मुझे नाम, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, कोई भी जो इनमें से हो, जिंदा हो जो भी, तो ये लोग इसके विरोध में थे, क्योंकि धारा 370 एक विशेष उपबंध प्रदान करता था जम्मू कश्मीर राज्य को, और जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रपति का कोई नियम या हमारे भारत का कोई नियम या हमारे भारत का संविधान वहां पर नहीं चल पाता था। अरे नियम छोड़ो तुम यार, नियम छोड़ो, राष्ट्रपति को मारो गोली, पीएम को मारो गोली। अरे हमारे भारत के युवा धारा 370 के तहत वहां की लड़कियों से शादी नहीं कर पा रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा, अब कर लेंगे। धारा 370 तो क्या हो गया, धारा 370 हो गया, अब कर लेंगे। सबसे बड़ी आजादी देखो पीएम मोदी ने दिला दिया, सबसे बड़ी। ऐसा ये नहीं है, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा नहीं है कि धारा 370 से पहले यहां के युवा जम्मू कश्मीर में की लड़कियों से शादी नहीं करते थे, करते थे, लेकिन उस समय उनके नियम और कानून कुछ अलग थे कि कश्मीर की कोई लड़की अगर कश्मीर के लड़के या पाकिस्तान के लड़के को छोड़कर किसी दूसरे लड़के से शादी करेगी तो कश्मीर की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। हमारे भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में दोहरी नागरिकता चलती थी, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता और एक भारत की नागरिकता। धारा 370 हटा के यह सब कुछ निरस्त कर दिया गया। अब वहाँ पर प्लॉटिंग कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, वहाँ पर शादीशुदा संबंध स्थापित कर सकते हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ऐसे ही कुछ कामों की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं मंत्रियों को कौन, राष्ट्रपति। यहाँ पर एक प्रश्न बन गया और आता भी है और आएगा भी, क्योंकि जब शपथ दिलाने की बात होती है तो हमारे मन में दो व्यक्ति घूम रहे होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक राष्ट्रपति। हमको लगता है कि मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति होते हैं, ये शपथ दिलाएंगे, नहीं, राष्ट्रपति दिलाते हैं गोपनीयता की शपथ। और किनको दिलाते हैं, मंत्रीगण को या सत्ताधारी दल के व्यक्तियों को। आए समझ में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है, ओके। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं राष्ट्रपति शासन भी होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं राष्ट्रपति शासन भी होता है। राष्ट्रपति शासन जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा, जैसे आपने चाइना में देखा होगा, जैसे आपने रूस में देखा होगा। यहां पर क्या है, राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति होती है। लेकिन अमेरिका की हम तुलना करें, जिस तरीके से हमारे भारत में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट या मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उस प्रकार से उत्तरदायी अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर वह सिर्फ असंवैधानिक ना चले, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर वह सिर्फ असंवैधानिक ना चले तो उसका लिया गया कोई भी डिसीजन और उसका लिया गया कोई भी कृत्य वहाँ का जो आप बोल सकते हो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेस जो भी डिपार्टमेंट है, वहाँ का जो भी सरकार चलाने का इंस्टीट्यूट है, उसके प्रति उत्तरदायी वो नहीं है। अभी मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति असंवैधानिक ना चले, बाकी अपने लिए गए डिसीजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जबकि यहाँ पर हमारे दो शासक हैं, राष्ट्रपति और वास्तविक। राष्ट्रपति अपने डिसीजन, हमारे भारत का राष्ट्रपति अपने जो भी डिसीजन लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसका डिसीजन उसका नहीं होता है, किसका होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट का डिसीजन होता है। यही कारण है कि भारत में जो भी नियम पारित होगा या जो भी स्कीम आएगी, उसके लिए राष्ट्रपति के खिलाफ चुनौती सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके पीछे काम कर रही होती है सलाहकार समिति, जिसको बोलते हैं क्या, कैबिनेट। इसीलिए बोला गया कैबिनेट उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। आए समझ में, क्लियर है। यहाँ पर कई सारे प्रश्न बने हैं कि कहाँ पर प्रेसिडेंट वाली सरकार कहाँ पे चलती है अमेरिका में। तो देखो ज़्यादातर तो अमेरिका का ही आता है, लेकिन आप प्रेसिडेंट और इसका रशिया का और चाइना का ये ध्यान रखिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, संविधान की किताब के माध्यम से ये पता करना कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर प्रेसिडेंट प्रणाली चल रही है और कहाँ कहाँ पे संसदीय प्रणाली चल रही है। इससे आपका एक नॉलेज बढ़ेगा संसद का, ठीक है। लिख लो ये होमवर्क कि आपको पता करना है कि पूरे भारत में कहाँ पर
पूरे विश्व में, सॉरी, पूरे विश्व में कहां पर प्रधानमंत्री की सरकार होती है और कहां पर प्रेसिडेंट की सरकार होती है। ये आपको एक डेटा बनाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ संविधान उतना ही पढ़ना जितना सिर्फ हमारे एग्जाम में है, बाहर भी पढ़िए, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। आपको पूरे विश्व में यह पता लगाना है कि पूरे विश्व में कितने देशों में राष्ट्रपति की सरकार होती है और कितने देश में प्रधानमंत्री की सरकार होती है। आगे ठीक है। अब हम यहां पे करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के गुण, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था के गुण। अगला हमारा टॉपिक क्या है? संसदीय व्यवस्था के गुण, कि संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या होते हैं। कोई भी देश अगर संसदीय व्यवस्था अपनाता है तो उसके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इसका गुण क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। कार्यपालिका और विधायिका दोनों में क्या है? अंतर होता है। हालांकि होते तो उसी दल के सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों के कार्य करने में अंतर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका गुण क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका का अलग होना। यानी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब वह सदस्य, वह परिषद जो पूरे भारत में कार्य करवाएगी, पूरे भारत में विकास करवाएगी। और आपको बता दें ये कार्यपालिका ये भी उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। लेकिन ये भारत में जो भी कार्य करवाएगी, जो भी स्कीम लाएगी, जो भी डेवलपमेंट कराएगी, वह अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। दूसरा आता है क्या? विधायिका। विधायिका का मतलब ऐसी संस्था जो देश के लिए कानून निर्माण करे। ये उसी सत्ताधारी दल में से होता है, ध्यान दीजिएगा, ये उसी सत्ताधारी दल में से होता है जो देश के लिए कानून निर्माण करते हैं, संविधान का निर्माण करते हैं, नियमों का निर्माण करते हैं। तो ये भी अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी आप बोल सकते हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, यह दोनों अपने कार्य के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति नहीं आ सकती। इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति क्यों नहीं आ सकती? इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि दोनों की दोनों परिषदें एक ही सत्ता दल की होती हैं। आया समझ में? इसीलिए टकराव की स्थिति नहीं रहती है, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। दूसरा, उत्तरदायी सरकार। दूसरा क्या है? उत्तरदायी सरकार, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी संसदीय व्यवस्था में कोई सरकार बनती है तो वह अपने कार्यों के लिए, अपने कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी रहती, जिम्मेदार रहती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़ा गुण है संसदीय व्यवस्था का। तीसरा क्या है? तीसरा है निरंकुशता का प्रतिषेध। निरंकुशता का प्रतिषेध, ठीक है। तो कौन मुझे बताएगा कि निरंकुशता का प्रतिषेध का मतलब क्या है? आप बताएंगे अंशु? निरंकुश, इसमें कोई अंकुश नहीं होता। निरंकुश बताओ, पढ़ के बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, देखिए यहां पर यह बोला गया है निरंकुशता का प्रतिषेध का मतलब कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर नहीं होती है। यहां पर बाकायदा मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और मंत्री नियुक्त करने के बाद अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं। यानी आप बोल सकते हो
कि पावर का वितरण, शक्तियों का वितरण, संसदीय प्रणाली में शक्तियों का वितरण होता है। अब आप ये बताइए, शक्तियों का वितरण करने का मतलब ही हो गया कि मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट देना। अब जैसे मान लो एनवायरमेंटल मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, वो पर्यावरण को देखेगा, शिक्षा मंत्रालय है वो शिक्षा को देखेगा, ठीक है, और रेलवे मंत्रालय है वो रेलवे को देखेगा, उड़ान मंत्रालय है वो एयरपोर्ट या फ्लाइट्स वगैरह इनको देखेगा, विज्ञान का मंत्रालय है वो विज्ञान को देखेगा। यानी किसी एक के हाथ में पावर नहीं है। यानी आप बोल सकते हो विधायिका में शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तीसरा, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, चौथा सॉरी वैकल्पिक, ये क्या है? वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। आपने देखा होगा, चाहे वो विधानमंडल हो, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे वो संसद हो, वहां पर आपने ये जरूर देखा होगा कि एक दल जो सत्ताधारी है और दूसरा दल जो विपक्ष में है, और विपक्ष क्या करता है? वो सत्ताधारी दल की गलतियां बताता है। और आपको बता दे, जब भी कोई सरकार अविश्वास पत्र के जरिए गिर जाती है तो कुछ समय के लिए, जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, कुछ समय के लिए विपक्ष के दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। यानी आप बोल सकते हो कि जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल अगर अभी सरकार नहीं चला रहा तो उसके रूप में वैकल्पिक सरकार चलाने के लिए कौन होता है? विपक्ष दल का नेता। यानी विपक्ष दल का नेता वैकल्पिक सरकार का नेतृत्व कर सकता है। संसदीय प्रणाली में यह भी व्यवस्था है कि जो सत्ताधारी दल है, जो चुन के आया है, जो जीत के आया है, वह अगर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है तो यहां पर सरकार चलाने का मौका दिया जाता है विपक्षी को, विरोधी को। आया समझ में? तो क्या हुआ? वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। आया समझ में? ये गुण होते हैं संसदीय व्यवस्था के। और आपको बता दें, संसदीय व्यवस्था में अभी तक जितना आपने कर लिया, अगर गुण की बात है तो इनमें चारों में से एक आ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जरूरी नहीं है कि पेपर में सिर्फ अनुच्छेद ही पूछ लेगा कि इस अनुच्छेद का मतलब क्या है, उस अनुच्छेद का मतलब क्या है। कभी कभी वो सीधे सीधे इस तरीके से भी प्रश्न कर सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक, संसदीय व्यवस्था के दोष, ठीक है। संसदीय व्यवस्था के दोष। संसदीय व्यवस्था के दोष क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अयोग्य सरकार। सबसे पहला पॉइंट, अयोग्य सरकार, ये दोष है। अयोग्य का मतलब हमारे संविधान ने भले ही हमको ये ताकत दी है कि हम अपने मन का प्रतिनिधि या अपने मन के शासक से देश में राज करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी योग्यता का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। यहां पर हम सरकार में ऐसे व्यक्ति को भी बैठा देते हैं जो देश चलाने के लिए अयोग्य है। सबसे बड़ा पॉइंट, अयोग्य सरकार बनती है, अयोग्य राजा बनता है, अयोग्य शासक बनता है। सबसे बड़ा दोष संसदीय प्रणाली में। आया समझ में? इसके बाद क्या है? अस्थिर सरकार। दूसरा दोष क्या है? अस्थिर सरकार। अस्थिर कैसे बन सकती है भाई? 5 साल का तो टर्नओवर वैसे ही रहता है। 5 साल का तो आप बोल सकते हो कि सरकार चलेगी, लेकिन अगर बीच में अविश्वास पत्र जारी कर दिया गया और अविश्वास पत्र जारी करने के बाद अगर वह फेल हो गए, बहुमत नहीं ला पाए, संसद में अविश्वास पत्र जारी होता है और अविश्वास पत्र में अगर वह फेल हो गए तो पूरी की पूरी सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। याद कीजिए अटल बिहारी का वह कथन, जब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ये बोला था, जब उनकी मात्र 1 वोट से सरकार गिर गई थी। संसद में अविश्वास पत्र जारी किया गया था और मात्र 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। और उन्होंने पूरे संसद में यह भाषण दिया था कि कांग्रेस ये समझ ले, ये ना समझे कि हम आज 1 वोट से हारे हैं, 1 वोट से हमारी सरकार गिरी है। आज हमारी 1 वोट से सरकार गिरी है तो कल 1 वोट से सरकार हमारी बनेगी भी, और कांग्रेस ये ध्यान रखे कि भारत से उसका नामो निशान मिल जाएगा। तो सन 2014 से आप देख ही रहे होंगे, फिर है ना, सन 2014 से आप देख ही रहे होंगे, है ना। क्षेत्र भी जा रहे हैं और धीरे धीरे देश भी जा रहा है। आप यूं समझिए कि जैसे 1947 का समय आ रहा है ना। समझ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, मंत्रिमंडल की निरंकुशता।
देखिए, जब भी यहां पर मंत्रिमंडल की निरंकुशता का मतलब क्या होता है कि यहां पर संसदीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होते हुए भी कई सारे मंत्रालय ऐसे होते हैं, कई सारे मंत्री ऐसे होते हैं जिनके हाथ में वास्तविक पावर नहीं होती, वो वास्तविक पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। इससे क्या होता है, इससे मंत्री होते हुए भी वह अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। किसी विशेष मंत्रालय का मंत्री होते हुए भी वह डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक हेड बोल सकते हो, उसका हाथ होता है। नतीजा यहां पर मंत्रिमंडल में क्या है, निरंकुशता पैदा होती है। मान लीजिए कोई मंत्री ऐसा डिसीजन लेना चाहता है कि भाई एजुकेशन में हमारे क्रांति आए, एजुकेशन में बच्चों को बढ़ावा मिले, एजुकेशन में जितना ज़्यादा कर, लेकिन वहां पर बाकी जो मंत्री बैठे हैं वो उसको करने नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मंत्री कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं वो बाकी मंत्रियों के वैसे डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि एक रूपता होती है ना, सामूहिक उत्तरदायी होते हैं, सभी के लिए डिसीजन जरूरी है, किसी एक व्यक्ति का डिसीजन जरूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, यहां पर एक तरफ यह भी बोला जाता है कि शक्तियों का विभाजन है और एक तरफ पूर्ण रूप से मंत्रियों को शक्ति मिल भी नहीं पाती, यानी ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जहां के मंत्री देश के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन पार्टी का दबाव रहता है तो नहीं कर पाते। यानी शक्ति का पृथक्करण होने के बावजूद भी शक्ति का पृथक्करण नहीं है, शक्तियों का विभाजन होने के बाद भी शक्तियों का विभाजन नहीं है। ठीक है, ओके। कितना क्या टाइम हो गया अभी? कितना? 12:34। ओके, ठीक है, हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बंद कर दीजिए इसको।